माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः इस प्रकार के विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जब प्रस्ताव रखते हैं उसके साथ साथ कुछ विस्तार से अपनी बात कहते हैं, किंतु आज वाजपेयी जी ने प्रस्ताव के साथ साथ कोई अपने पिछले साल के सरकार के काम का कोई आकलन नहीं प्रस्तुत किया, लेकिन 2-3 शब्दों में, 2 वाक्यों में उन्होंने जो बात कह दी वह वास्तव में आज की परिस्थिति की मूल समस्या है। और मैं अपेक्षा करता था कि उन 2-3 वाक्यों का कुछ विस्तार से उत्तर मुझे विपक्ष के नेता से मिलेगा। और उन्होंने शुरू में कहा भी कि हमारी जवाबदारी है कि जिस समय हम किसी सरकार का विरोध करें तो उस समय हम क्या विकल्प प्रस्तुत करते हैं इसका भी जिक्र करें। और इसीलिए ये पौन घंटा 45-50 मिनट जो शरद पवार जी बोलते रहे, मैं ध्यान से सुनता रहा कि कहीं मुझे उसकी कुछ झलक मिले। अध्यक्ष जी, मुझे याद आता है कि आपके एक पूर्व अधिकारी श्री शिवराज पाटिल शायद सदन में होंगे, पीछे बैठे। मैं उनका हमेशा आदर करता हूं और वे कभी कभी बड़ी मौलिक बात सदन के सामने और देश के सामने विचार के लिए रखते हैं। और उसमें उन्होंने एक बार बात कही थी जिसका अनुमोदन प्रधानमंत्री ने भी स्वयं ने किया था, शायद उस समय वो विपक्ष के नेता थे, जिस समय उन्होंने कहा कि दुनिया के संविधानों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और उनमें से एक व्यवस्था है जर्मनी में। और वो जर्मन की व्यवस्था जो है वो इस कारण से बहुत अच्छी है कि कभी भी अस्थिरता पैदा नहीं होगी। मेरे पास जर्मन संविधान का उदाहरण मैं वो लाया हूं, यह है बसू सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसकी अनुच्छेद 67 आर्टिकल 67। ये महत्व की बात है और यह बात शिवराज जी ने कही है, इसीलिए मैं जिक्र करता हूं। इसका संबंध है कि सदन प्लीज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से कर सकता है। जर्मनी के संविधान में व्यवस्था है कि अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव रखना हो किसी सरकार के खिलाफ, आर्टिकल 67 says the Bundestag means the parliament can express its lack of confidence in the federal chancellor only by electing a successor with the majority of its members and by requesting the federal president to dismiss the federal chancellor। नई सरकार चुनने से पहले उसको किस सरकार को बनाना चाहते हैं इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध करना पड़ता है कि वर्तमान सरकार को हटा दो। हमारी सरकार में हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए सामान्यतः व्यवस्था इतनी है कि यहां पर अगर आपको सरकार पसंद नहीं है, सरकार को हटाना चाहते हैं, या हटाना तो छोड़िए, हम लोग विपक्ष में तब रहे हैं, वाजपेयी जी, मैं, बहुत सारे लोग जो आज विपक्ष में हैं सीपीआई सीपीएम के, कि जब कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती थी सरकार को हटाने की और फिर भी हम अविश्वास का प्रस्ताव लाते थे। अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य होता था हम सरकार के काम से सर्वथा असंतुष्ट हैं और इसीलिए अपना क्षोभ व्यक्त करना चाहते हैं, जानते हुए भी कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है और नंबर्स का परिणाम जो है उसके आधार पर तो हमारा अविश्वास का प्रस्ताव छूट जाएगा, हार जाएगा।
सोमनाथ जी बैठे हैं, इंद्रजीत जी बैठे हैं, और ये सारे के सारे लोग, हम सब जब अविश्वास का प्रस्ताव लाते थे तो उसका परिणाम भी जानते थे, फिर भी लाते थे। मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इन दिनों में, पिछले 5-7 दिनों में इसकी काफी चर्चा चली है कि जब AIADMK समर्थन वापस लेगी तो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा या विश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। और राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को रात्रि को पत्र लिख करके भेजा, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है। लेकिन समझने की बात यह है कि विपक्ष, जिसको पता है कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की तो व्यवस्था है, विश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं है। विश्वास प्रस्ताव जो है वह तो ट्रेडिशन से डेवलप हुआ है, और वह ट्रेडिशन से डेवलप भी हुआ है उस समय पर जब शुरू में राष्ट्रपति किसी को आमंत्रित करता है और उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उसको कहता है कि इतने दिनों में तुम अपना स्पष्ट बहुमत प्रमाणित करो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी पार्टी है या तुम्हारे साथ सबसे अधिक लोग हैं, इसीलिए आप प्रमाणित करो। इससे शुरू हुआ, और वो शुरू होते होते बीच में ऐसा भी काल आया जब सदन चलते हुए किसी ने अगर समर्थन वापस ले लिया तो उस समय भी राष्ट्रपति ने कहा कि आप समर्थन अपना बहुमत प्रमाणित करिए, और उसी के अनुसार आज भी किया है। मैं उसकी बहस में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अविश्वास का प्रस्ताव हो या विश्वास का प्रस्ताव हो, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब बहस समाप्त होगी तो परिणाम वही निकलेगा जो हर सदन में पिछले साल भर में निकलता रहा है, और जो अभी अभी इस सदन में भी बिहार के मामले को लेकर के निकला था, और आप निराश होकर के निकलेंगे यहां से। लेकिन महत्व की बात है कि इसका आग्रह क्यों था कि अविश्वास का प्रस्ताव न हो, विश्वास का प्रस्ताव हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति या लाने वाली पार्टी, उसके ऊपर जवाबदारी है, प्रमाणित करे, संख्या नहीं, प्रमाणित करे कि इस सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, इतना खराब काम किया है कि उसको हटाना परम आवश्यक हो गया है। और पूरी देर ये सारा विपक्ष, उसको लगता था कि जिस सरकार ने पोखरण किया, जिस सरकार ने अग्नि किया, जिस सरकार ने अभी अभी का बजट दिया, जिस सरकार ने लाहौर की यात्रा की, जिस सरकार ने कश्मीर में इतना परिवर्तन ले आया, जिस सरकार ने सारी एशिया में जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं हिलडुल गई थी और तब भी यहां पर स्थिरता लाई, उस सरकार के खिलाफ वास्तव में कहने को क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए एक ही बात है कि आपके एक सहयोगी दल, उन्होंने जिसने समर्थन दिया था, जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने आपको बुलाया था, उस सहयोगी दल ने समर्थन वापस ले लिया है। अब आप अल्पमत में रह गए हैं, इसीलिए आप त्यागपत्र दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस समय AIADMK ने हमको समर्थन दिया था, उस समय भी हमारी कुल संख्या 252 थी, बहुमत नहीं था, बहुमत नहीं था। मुझे इस बात की तो खुशी है कि शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनको जनादेश नहीं मिला, लेकिन वो कहने की कोशिश करने लगे किसी को जनादेश नहीं मिला। मैं इससे सहमत नहीं हूं। कोई भी लोकतंत्र की इस व्यवस्था में, बहुदलीय प्रणाली में जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है वो मेजॉरिटी चाहे न भी हो, और इसीलिए राष्ट्रपति जी ने जिस समय वाजपेयी जी को इस सारे अलायंस के नेता के नाते बुलाया, उन्होंने जनादेश का आदर किया। ये उन्होंने नहीं कहा कि आप पहले 272 मुझे दिखाइए फिर मैं बुलाऊंगा। यहां तक अध्यक्ष जी, मुझे स्मरण है कि जब ADMK की नेता ने जैसे पत्र बाकी सब ने भेजे, समता पार्टी ने भेजा, अकाली दल ने भेजा, बीजू जनता दल ने भेजा, शिवसेना ने भेजा, बाकी सब पार्टियों ने उन्होंने भेजा था, तब भी उन्होंने अपना पत्र नहीं भेजा था। तो उस समय हमने आपस में विचार किया कि अब तो हमारी संख्या शायद 238 हो गई, हम जाकर के राष्ट्रपति को कह दें कि आप किसी और को बुलाइए। और वाजपेयी जी ने हिंट भी किया,
आप बुलाना चाहे किसी और को बुलाइए, इससे बड़ी संख्या हो। तो उन्होंने कहा इससे बड़ी संख्या है नहीं। लेकिन इस बीच में वो पत्र आ गया और हमारी 252 की संख्या के आधार पर राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई गई। तब भी अल्पमत में थे। आज 18 या 19 कम हो गए, 18 नहीं, एक मैं और भी गिनूंगा, 19 कम हो गए। इसीलिए मैं पहले इस बात पर बल देना चाहूंगा कि 1998 के लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने इस प्रणाली के अधीन एक मत व्यक्त किया और जो जनादेश है वह जनादेश स्पष्ट है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह अलायंस की सरकार बने। यह देश का जनादेश है और यह 1996 से भिन्न है। 1996 में मुझे याद है कि वह जनादेश एक प्रकार से बीजेपी के लिए था और वह बीजेपी के लिए था, सबसे बड़ी पार्टी करके उभरे और इसीलिए उस समय डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने वाजपेयी जी को उस समय भी बुलाया। लेकिन यह बात सही है कि उन दिनों में स्थिति ऐसी थी कि और कोई पार्टी हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी सिवाय शिवसेना के, जो हमारे साथ चुनाव में भी थी और शिवसेना, और चुनाव के तुरंत बाद अकाली दल हमारे साथ आया था, चुनाव में वो भी नहीं था। यह परिवर्तन, यह हिंदुस्तान के राजनीतिक गतिविधियों में और राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होते रहे हैं उनकी ओर संकेत करते हैं। जिस पार्टी के पास 1989 में, आज से 10 साल पहले, केवल 2 सदस्य थे, आज उस पार्टी के साथ इतने सहयोगी दल जुड़े कि हम 252 की संख्या में पहुंचे और 252 की संख्या अभी जब परीक्षण हुआ, शक्ति परीक्षण हुआ, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे इधर बैठे हुए लेफ्टिस्ट लोग और एसपी और आरजेडी, इन सबको मिलकर के और 29 वोटों से पराजित किया अभी इसी सदन में। और यह जनादेश यूं का त्यों है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया कि वाजपेयी जी का पूरा जीवन वह राजनीति में सत्ता के लिए न होकर के वह किन्हीं मूल्यों के लिए हुआ है, नैतिकता के ऊपर आधारित रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो अपेक्षा करता था कि जिस समय एआईएडीएम के अपना समर्थन वापस ले लेगी तो वाजपेयी जी तुरंत जाकर के इस्तीफा दे देंगे, यह उन्होंने कहा। और अगर वाजपेयी जी इस्तीफा देते तो वो जनता की इच्छा का आदर नहीं करते। आज प्रातःकाल मैं देख रहा था, आज प्रातःकाल ही एक, ये मेरे पास क्लिपिंग्स हैं आज की, जिसमें एक ओपिनियन पोल लिया गया है और वो ओपिनियन पोल, जिस ओपिनियन पोल में, और ये ओपिनियन पोल एआईएडीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद लिया गया है। अध्यक्ष जी, इस ओपिनियन पोल के अनुसार अन्ना द्रमुक, Please, no, Mr. Ram, please. I am not yielding. No, please. अन्ना द्रमुक के वापस लेने के बाद, समर्थन वापस लेने के बाद, और ओपिनियन पोल लिया गया है कि क्या वाजपेयी जी की सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए या सत्ता में बने रहना चाहिए और द्रमुक व अन्य दलों का समर्थन जुटाना चाहिए। इस पर उन्होंने मत लिया और 22% ने कहा कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए, 71% ने कहा कि उनको त्यागपत्र नहीं लेना चाहिए और उनको डीएमके और अन्य पार्टियों का समर्थन जुटा करके, और जिस प्रकार से साल भर वो देश की सेवा करते आए हैं वैसे उनको करते रहनी चाहिए। और इसीलिए मैं मानता हूं कि इस समय एक डेमोक्रेटिक लीडर के नाते जनादेश का आदर करते हुए वाजपेयी जी ने यह कहा कि, और राष्ट्रपति के निर्देश को मानते हुए कहा कि मैं सदन के सामने रखता हूं कि आप विश्वास के प्रस्ताव पर अपना मत दीजिए, जो भी निर्णय आपका होगा वो शिरोधार्य में करूंगा। शरद जी ने एक बात कही, अब उन्होंने हमारे खुराना जी को कहा कि अपनी पीड़ा व्यक्त करिए,
हमारी पार्टी में किसी को अगर पीड़ा है, किसी को कष्ट है, तो वो किसी नेता के पास आकर के अपनी बात पूरी कह सकता है, लिख सकता है। ये आप जैसी स्थिति नहीं है कि आप अपनी पीड़ा इधर उधर व्यक्त करते रहे, लेकिन आप अपने नेता को कभी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए, व्यथा व्यक्त करते हुए चिट्ठी लिखने का साहस नहीं कर सकते। चिट्ठी लिखने का साहस कभी नहीं कर सकते। ये पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े नेता के पास जाकर के अपनी बात दिल की कह सकता है। आपके यहाँ का वातावरण हमारे यहाँ नहीं है कि जिस वातावरण में खुराना जी कभी भी कुछ कहना चाहे, उनको कभी किसी पर बंधन नहीं है। हाँ, खुराना जी खुराना जी कभी आपकी पोल खोल देंगे सारी की सारी। प्लीज अलाउ टू मेक स्टेटमेंट। कुछ ही दिनों में वापस बारामती उन्हें भेजे जाने वाले, वापस बारामती भेजने वाले। अध्यक्ष जी, लेकिन मैं No, please. इस नाते तो बात सही है कि शरद जी ने या उनके कई साथियों ने या विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों ने पहले दिन से लेकर के कहना शुरू किया है कि यह सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार तो अभी गिरी। हर सेशन शुरू होता है, हम यही बात सुनते हैं अखबारों में कि भाई इस बार तो सरकार गई। बड़ा अभी तो पिछले बजट के अधिवेशन में कहना शुरू किया था कि पिछला बजट का अधिवेशन कैसे पार करेंगे, तब से शुरू किया था। और इसीलिए शायद बहुत लोगों के लिए यह भी उपलब्धि लगती है कि ये सरकार, पिछली 5 सरकारें, वैसे तो कुल मिलाकर के 5 प्रधानमंत्री हुए हैं गैर कांग्रेसी 1989 के बाद। चंद्रशेखर जी हुए, उसके बाद वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए, चंद्रशेखर जी हुए, फिर इंद्र गुजराल हुए, देवे गौड़ा हुए और वाजपेयी जी हुए। और इन 5 प्रधानमंत्रियों में से बाकी चारों प्रधानमंत्री 1 साल नहीं बिता पाए, 1 साल का कार्यकाल नहीं बिता पाए। वाजपेयी जी ने साल भर बिताया, इसी पर आपको आश्चर्य होता है। लेकिन मैं मानता हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ पोस्ट 1989, post 5 prime ministers after 1989 of the non-Congress. I am referring to that, sir. लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि केवल साल भर सरकार चलाना यह कोई उपलब्धि नहीं है। इस साल भर में हमने भारत में एक दूसरे प्रकार का वातावरण खड़ा किया है, भारत को विश्व भर में एक स्थान प्राप्त करवाया है। यह जो उपलब्धि है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ताज्जुब करता हूं इस कांग्रेस पार्टी पर कि जिसने पोखरण 2 की आलोचना की, और आज मैं सुनकर के हैरान हुआ कि अग्नि का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम एक और आर्म्स रेस यहां शुरू करते हैं। हमको इस बारे में कोई संकोच नहीं। पोखरण से लेकर के अग्नि 2 तक, पोखरण 2 से लेकर के अग्नि 2 तक भारत को इस सरकार ने और अधिक सबल किया है और अधिक मजबूत किया है। इसमें आपकी पार्टी अपोलोजेटिक हो सकती है, आपकी पार्टी आर्म्स रेस की बात कर सकती है। क्या ये पोखरण और क्या अग्नि परीक्षा ये 6 महीने में 1 साल में बढ़ गई? क्या ये आपकी देन है कि देश को ये कांग्रेस की नीतियों का फल है? No. मैं नहीं जानता हूं कि हमारे विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह जी इस बार की बहस में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो निश्चित रूप से 1998 के मई के महीने में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बयान हुए थे, जो वक्तव्य दिए गए थे कि इस सरकार ने भारत को अलग थलग कर दिया है, इस सरकार ने गांधी जी को, बुद्ध को भुला दिया है, इस सरकार ने पोखरण 2 करके और देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया है, दुनिया भर की बातें कही। अलग अलग यहाँ पर नटवर सिंह जी होंगे तो उनका बयान उठा करके पढ़िए क्या क्या बोले थे।
और उसके साल भर बाद, साल भर भी अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या स्थिति हुई है? आज कोई इस बात की आलोचना नहीं करता। पोखरण 2 is regarded as an achievement not only by India and Indians but even the world over. It is treated with respect. हम उनमें से नहीं है कि जो केवल विपक्ष में बैठ करके आलोचना ही करें। जब इंदिरा जी ने 1974 में पोखरण का पहला विस्फोट किया था तो शायद वाजपेयी जी सबसे पहले थे कि जिन्होंने उनकी तारीफ की थी और सरकार की तारीफ की थी। हम आपकी तरह नहीं करते और इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ आज जब अग्नि 2 और खास करके पूर्व रक्षा मंत्री वो जब अग्नि 2 के बारे में ये वाक्य बोलते हैं कि अग्नि 2 इस समय करने की क्या जरूरत थी, जब हम एक हिस्टोरिक हमने इनिशिएटिव लिया है बस राइड करके पाकिस्तान से दोस्ती करने का, तो पाकिस्तान को इस प्रकार से चिढ़ाने की क्या औचित्य था? मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान अपने को मजबूत करे, हिंदुस्तान देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करे और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करे। ये परस्पर विरोधी अप्रोचेस नहीं है, ये परस्पर पूरक अप्रोचेस है। मुझे याद आता है अध्यक्ष जी, आज से कई साल पहले, हो सकता है 4 साल हो 5 साल हो, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे सर बैरिंगटन नाम के, वे यहां पर आए थे और वे मुझे जब मिले तो उन्होंने कहा मैं मुख्य रूप से आपसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, कश्मीर की समस्या के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं और आपका दृष्टिकोण, आपकी पार्टी का दृष्टिकोण मैं समझना चाहूंगा। और उस चर्चा में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा यह विश्वास है, मेरा यह कन्विक्शन है और पाकिस्तान में जो एलीट है उसका भी कन्विक्शन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध सबसे अच्छे तब बनेंगे जब नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और उन्होंने जब यह कहा, फिर उन्होंने दुनिया भर की एनालॉजीज देते हुए कि अमेरिका और चाइना के संबंध कब अच्छे हुए, जब प्रेसिडेंट निक्सन हुए और प्रेसिडेंट निक्सन जिनके बारे में चाइना में माना जाता था कि ये तो फॉर्मोजा के समर्थक हैं और ये तो चाइना के खिलाफ हैं, ये तो कट्टर एंटी कम्युनिस्ट है, वैसी धारणा आपकी बीजेपी के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में, आपके बारे में बनी हुई है। और इसीलिए मुझे ये यकीन है कि जिस दिन आपकी सरकार यहाँ आएगी उस दिन निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने की दिशा में कदम होगा। और मैं तारीफ करता हूं, मैं बधाई देता हूं वाजपेयी जी को कि साल भर भी बीतने उन्होंने नहीं दिया, पोखरण के बावजूद और अग्नि की तैयारी करने के बावजूद उन्होंने लाहौर की यह यात्रा की, जिस लाहौर की यात्रा की पाकिस्तान में तारीफ हुई, दुनिया भर में तारीफ हुई कि इतना शानदार और ऐतिहासिक पहल और किसी देश ने, किसी सरकार ने नहीं किया। आप कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आप कर सकते थे पोखरण, क्यों नहीं किया? मेरे पास हाँ वेंकटरमन आज मैं देख करके हैरान होता हूं कि कम्युनिस्ट किस उत्साह से कांग्रेस की सरकार बनाने को तत्पर है। अजीब है सचमुच ये कम्युनिस्ट आज से 2-2.5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास आपका, और क्योंकि मैं इस विषय में आप सरकार के आलोचक हैं ऐसा मैं नहीं जानता था, इन दिनों में जब देखने लगा तो मुझे लगा कि आप कांग्रेस पार्टी के आलोचक केवल इस कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है, कांग्रेस पार्टी कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिक्योरिटी के बारे में उदासीन है, सुरक्षा के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। और आपका एक सीपीआईएम का पब्लिकेशन है 1996 का, रिकॉर्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया सिक्योरिटी, जिसमें क्या कहते हैं सीपीएम के हमारे मित्र, बिट्रेइंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट
and compromising with its sovereignty should find important place in the charge sheet against the Congress. The last 5 years, 91 to 96, have seen the systematic building up of relentless pressure on the Indian government by the US and its allies. Time and again, the Congress government has surrendered India's vital interests. The Americans, who are determined to prevent India developing missile technology, curbing our nuclear technology, and who are taking a position hostile to India's interests by its agenda for an independent Kashmir, have now succeeded in becoming collaborators with India's military establishment thanks to the Congress I government's pro-imperialist policy. कोलैबोरेटर्स अमेरिकन्स हैं इनके कि आप हैं कोलैबोरेटर्स इनके? कोलैबोरेटर्स कौन है? और इसीलिए मैं हैरान होता हूं कि किस प्रकार का, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इस सदन में से मिनट सर, आपका हमेशा आदर करता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश को भूल गए क्या? 95,000 को भूल गए क्या? मैं नहीं भूला। इंदिरा गांधी, मैं नहीं भूला। उनको जो है वो 7वां बेड़ा भी चला गया, सारे बेड़े चले गए, उसका भी तो देखने वाला। नहीं, मैं नहीं भूला। मैं थोड़ा सा ध्यान, मैं नहीं भूला। अगर ये होता तो बात कर जाखड़ जी, बांग्लादेश जब किया था आपकी श्रीमती गांधी ने, तब आप शायद भूल गए कि वाजपेयी जी ने क्या कहा था उनके बारे में। मैं नहीं भूला हूं, मैं तो इनको याद दिला रहा हूं। मैं याद दिला रहा हूं, आज आपको याद दिला रहा हूं। आप इनके भरोसे चल रहे हैं, इनके भरोसे आप सरकार बनाने की कल्पना करते हैं। पहचानिए इनको, और इनको सारी दुनिया पहचाने। आप इनको पहचानिए और इनको सारी दुनिया पहचाने, ये कहने के लिए मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी पर मुझे गुस्सा कम आता है, मुझे दया आती है इन पर। अरे कल तक जो पार्टी ये सोचती थी, जो पार्टी कल तक सोचती थी कि आधी दुनिया पर हमारा अधिकार है और थोड़े सालों बाद सारी दुनिया पर हमारा अधिकार हो जाएगा, जिसमें भारत भी एक हिस्सा होगा, वहां की स्थिति यह है कि सारी दुनिया से साफ होकर के केवल भारतवर्ष के 2 कोनों में आकर के सीमित हो गई है। इसीलिए not at your mercy. Not at all. Mr. Advani, you have taken the help of all the motley crowd. You have taken the help of motley crowd, not us. और इसलिए और ये मैंने 96 का पढ़ के सुनाया आपको। ये 96 का एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन ये 98 का चुनाव जब लड़े थे हमारे लेफ्टिस्ट मित्र कम्युनिस्ट, तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो इशू किया, 1998 मैनिफेस्टो ऑफ द लेफ्ट पार्टीज, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम, जिसमें उन्होंने कहा द कांग्रेस पार्टी हैज डीजेनरेटेड बोथ पॉलिटिकली एंड ऑर्गेनाइजेशनली। इट इज द पार्टी इन डिक्लाइन as it has pursued, when in power, economic policies which militate against the people. It betrayed the secular heritage by compromising with communal forces, and it is a party riddled with corruption. और ये पार्टी कहती है बना लो सरकार, आपको हम बाहर से समर्थन करेंगे, आपको हम अनकंडीशनली समर्थन करेंगे। मैं बोलूंगा मैं फिर से उसी पर आता हूं कि इस बहस में सार्थकता आएगी
अगर आप कह दें कि हम इस सरकार को हटा करके क्या विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप कह दीजिए ईमानदारी से। सोनिया जी ने एक बार कहा कि अब ये कोएलिशन का जमाना नहीं है। पचमढ़ी में उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों में 2-4 दिन 5-7 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो तब बनाएगी जब बाकी सब पार्टियां हमको बाहर से समर्थन देगी। कोई कहे कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं वित्त मंत्री बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हैं बैठे हुए हैं यहां पर, और मैं इन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, उसका दृष्टिकोण कुछ आपसे ज्यादा साफ है। उनकी कम से कम नीयत साफ है। दृष्टिकोण भले साफ ना हो, नीयत साफ है। आज से 6 महीने पहले तक, सितंबर के महीने तक, जब तक पचमढ़ी का आपका सम्मेलन हुआ था ना, तब तक उन्होंने क्या देखा था कि ये वाजपेयी जी की सरकार बनी, और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बड़ी पार्टी ने कहा कि हम चिट्ठी नहीं भेजते राष्ट्रपति जी को। ये सरकार कैसे चलेगी? इस प्रकार की अलायंस शुरू में कहती है, जिसने साथ चुनाव में भाग लिया, और वो चिट्ठी भेजने में आनाकानी करती है, और फिर यहां से भेजना पड़ता है किसी दूत को, जसवंत सिंह जी को कष्ट करना पड़ता है जाकर के उनको मनाए। ये सब चला, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने ये भी देखा कि भाई इस पार्टी में कई सारे लोग हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है प्रधानमंत्री की, एक ही थोड़ी है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम वाजपेयी जी और अडवाणी के बीच में कैसे दरार डाली जाए। लगातार डिसइंफॉर्मेशन फैलाओ, और बहुत सिस्टमैटिकली किया, मानना पड़ेगा। मैं मानूंगा कि बहुत योजनापूर्वक किया है। और मदन लाल खुराना अपने को देखेंगे, और नहीं, और कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं सब, मैं इसीलिए, मेरी बात का वजन नहीं है। खुशी देख रहे हैं, कैसे लग रहा है? वो खुशहाली देख रहे हैं। आज 1 साल में पहली बार देखी अडवाणी, नहीं देखा। राजेश जी, यह पार्टी किस प्रकार की है, इसको आपको कल्पना करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी में क्या हो सकता है, ये तो पिछले आपके अध्यक्ष ने जब जिस प्रकार से पूर्व अध्यक्ष को हटा करके बनाया था, तब सबने देखा था। ये पार्टी वैसी नहीं है। इस पार्टी में मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी ही छोड़िए, लेकिन हिंदुस्तान भर में भी इस प्रकार का नेता आपको नहीं मिलेगा, देश को नहीं मिलेगा, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इतना कद है, इतने कदावर है, और ये बावजूद इसके है कि उनकी विचारधारा में कमिटमेंट होते हुए भी, मेरी विचारधारा में कमिटमेंट होते हुए भी, मैं कभी इस प्रकार की इमेज नहीं क्रिएट कर पाया कि जिसमें लोग मुझे कट्टरवादी मानते हैं। और कट्टरता इस विचारधारा में ही नहीं है। सही कहा शरद पवार ने कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी कोई विशेषता है तो वो उदारता है, वह सहिष्णुता है, सब लोगों को समेट करके चलने की बात है। और अगर न होता तो 1947 में जो संविधान निर्माता बैठे होते, उन्होंने 1950 में यह संविधान न बनाया होता। कौन सा? देख लीजिए ये, प्लीज, क्या चुप रहो? नो प्लीज चेक। बैठो। No, please check. मैं देख लूं। No, please check your seat. Honorable member, please check your seat. No, please check your seat. नहीं, देखो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इस प्रकार के इतने बड़े समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस देश को जो कहता है कि यह देश फंडामेंटलिस्ट हो रहा है, और मुझे इस बात का खेद है कि बीजेपी के सरकार में आने के तुरंत बाद से लेकर के विश्व भर में इस बात का प्रचार किया गया है, और हमारे ही लोगों ने किया है कि जैसे हिंदुस्तान में फंडामेंटलिज्म आ गया। कोई फंडामेंटलिज्म नहीं आया, और हिंदुस्तान में फंडामेंटलिज्म आ ही नहीं सकता।
हिंदुस्तान में सेक्युलरवाद जो है वो हमारी यहाँ की धरती में है, जड़ में है हिंदुस्तान में। अध्यक्ष जी, मैं निवासी उस भाग का हूं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं सिंध का निवासी हूं और उस क्षेत्र से करोड़ों लोग बेघर होकर के इधर आए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो किस आधार पर हुआ? पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, कि कहां पर हिंदुओं का बहुमत है, कहां पर मुसलमानों का बहुमत है, उसके आधार पर नक्शा खींचा गया। पाकिस्तान ने अपने को मजहबी राज्य घोषित किया कि हमारे यहां पर इस्लामिक राज्य होगा, और इस्लामिक राज्य और मजहबी राज्य का अर्थ है कि मुसलमान जो है वो प्रथम दर्जे का नागरिक, बाकी जो है वो द्वितीय दर्जे के नागरिक। अगर भारत उस समय यही करता तो शायद दुनिया हमको दोष नहीं देती। दुनिया कहती आखिर तो कांग्रेस पार्टी खिलाफ थी पार्टीशन के, कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया गया पार्टीशन स्वीकार करने के लिए, लेकिन दुनिया चाहे दोष नहीं देती, हम अपने को माफ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति वह कभी मजहबी राज्य की कल्पना को स्वीकार नहीं करेगी, कभी नहीं करती। न पूर्व में किया है, न भविष्य में करेगी। सेक्युलरिज्म जिसका मतलब है कि सब धर्मों के लिए समान आदर, सब मजहबों के लिए समान आदर, सारे नागरिक किसी भी मजहब के अनुयायी हों उनके लिए समान न्याय, समान सुरक्षा, यह जो तत्व है सिक्योरिटी के, सेक्युलरिज्म के, ये हमारे संविधान के हिस्से हैं और यह सरकार पूरी तरह से उनके प्रति प्रतिबद्ध है, उसमें कभी कोई विचलित होने का कारण नहीं है। और दुनिया भर में आपने जो प्रचार किया, मुझे तो दुख हुआ आज फिर से शरद पवार ने इस ईसाई मसले को उठा करके ये दुनिया को बताने की कोशिश की ईसाइयों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। मैं एक बार उसका जवाब विस्तार से दे चुका हूं, फिर से नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम 6 घटनाएं दुनिया भर में ऐसी प्रचारित हुई जिनके आधार ही नहीं था, तथ्य ही नहीं था। झाबुआ की घटना से लेकर के जो क्रम शुरू हुआ, बारीपद में किसी नन के बलात्कार की चर्चा से लेकर के सारे के सारे प्रकरण झूठे साबित हुए। दुनिया में वो नहीं छपे, उनका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं छपा। इलाहाबाद हमें मैंने कहा ना 6 घटनाएं ऐसी, इलाहाबाद की, ओडिशा की, और ये सारी की सारी घटनाएं मैं ये स्वीकार करूंगा कि दूसरी जो घटनाएं सही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है कि कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, और खास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो मेरी सरकार अपने को जिम्मेदार मानती है, हमारा खास उनके प्रति दायित्व है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार हुआ है उसमें से ये संशय पैदा होते हैं, जिन संशयों को मेरे मित्र जॉर्ज फर्नांडिस ने अभिव्यक्ति दी, मैंने नहीं दी लेकिन उन्होंने दी, क्योंकि उनको लगा कि मैं कहूंगा तो कोई इस प्रकार का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन लगता है कि कोई षड्यंत्र है इसके पीछे। और इसीलिए सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक घटना को लेकर के, एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे जिनके 2 बच्चों की भी हत्या हुई, जिंदा जलाया गया, बड़ा भयंकर भीषण कांड था। तो हमने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी साधारण नहीं, लेकिन जैसा कमीशन ऑफ इंक्वायरी श्री राजीव गांधी जी की हत्या के समय बनाया गया था कि सिटिंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वैसा हम लेंगे। हमने जाकर के विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश श्री आनंद से अनुरोध किया कि एक घटना ऐसी है कि जिस घटना के कारण हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप किसी सिटिंग जज को स्पेयर करिए। उन्होंने कहा मेरे पास वैसे ही कम है, मैं किसी रिटायर्ड जज को ले लूंगा, आप सिटिंग जज का क्यों आग्रह करते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम इसके बारे में विश्वसनीयता पैदा करना चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, और इसीलिए आप स्पेयर करिए। और उन्होंने माना हमारी बात, और एक सिटिंग जज उसकी जांच कर रहा है। मैं उसके बारे में इस समय और कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि जहां तक ये सरकार है, इस सरकार को इस बात का गर्व है कि पिछले 10 सालों में 1989 से लेकर के 1998 तक 10 सालों में कभी भी सांप्रदायिक घटनाएं इतनी कम नहीं हुई,
सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जिस प्रकार से 1998 रहा। इट हैज बीन अ रायट फ्री ईयर बाय एंड लार्ज, अ रायट फ्री ईयर 1998। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस सदन में से कोई वैकल्पिक सरकार उभर नहीं सकती, ये कांग्रेस पार्टी का भी कन्विक्शन है। और इसीलिए वो सबको उकसा रहे हैं, चलो आपकी बन जाएगी, देवेगौड़ा जी बन जाएंगे, थर्ड फ्रंट बना लो और हमारी बना लो, हमको अगर बाहर से समर्थन करो। उनको पता है कि कोई बाहर से समर्थन करके और आपकी सरकार नहीं बनाएगा। लेकिन जब ऐसा हो, इसीलिए पहले पहले तो आप हमारे साथ मिल करके इस सरकार को हटा दो। फिर कोई प्रमाण देना था तो शरद पवार को उत्तर में देना था कि जैसा लालू प्रसाद जी ने कहा है ना, 5 मिनट लगेंगे, बैठ करके फैसला कर लेंगे। 1 मिनट लगेगा। खैर वो तकलीफ आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं आभारी हूं हमारे डीएमके के मित्रों का, जिन्होंने सारी स्थिति को पहचान करके सही तरीके से और यह निर्णय किया कि हमको चाहे जितना कठोर कदम लेना पड़े, हम निश्चित रूप से देखेंगे कि यह जो इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र है वो विफल हो। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी एआईएडीएम के आज तक तो हम समझते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में हमको अछूत बनाने का प्रयत्न। told you I won't allow these Pandaram Paradesi to fall in the Tamil Nadu. बहुत अच्छा तब The same TMK told you as Pandaram and Paradesi. 2 दिन पहले आज से 2 दिन पहले जब मैंने मार्क्सवादी पार्टी का वक्तव्य देखा कि हम एडीएमके के साथ नहीं जाएंगे, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या विचित्र बात हो गई। आज एडीएमके भी अनटचेबल हो गया। हमारे लिए कोई पार्टी अनटचेबल नहीं है, मार्क्सवादी भी नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति डेमोक्रेटिक राजनीति है, हम किसी को भी अनटचेबल नहीं मानते। ये अनटचेबिलिटी का अप्रोच आपका हो सकता है, कभी कभी और किसी का भी हो सकता है, कभी कभी कांग्रेस का भी हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं हमारे यहाँ पर हमारे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमको आइडियोलॉजी की शिक्षा दी और आइडियलिज्म की शिक्षा थी, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उन्होंने 1966 में जब पटना में बिहार में कम्युनिस्टों की और हमारी मिलकर के एक सरकार बनी थी, और हमारे कुछ डेलीगेट्स कैलीकट के अधिवेशन में कहने लगे कि पंडित जी ये आपने क्या किया। दीनदयाल जी को कहा कि दीनदयाल जी आपने कैसे किया, ये कैसे स्वीकार किया कि कम्युनिस्ट भी और जनसंघ भी दोनों एक ही सरकार में रहें। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो बनी है एक कार्यक्रम के आधार पर बनी है। हम कम्युनिस्टों से आइडियोलॉजिकली मतभेद रखते हैं, लेकिन उसके कारण हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, उनके साथ राष्ट्र के या बिहार के हित में कोई कार्यक्रम बनेगा उसको कार्यान्वित नहीं करेंगे। यह जो अस्पृश्यता का कार्य है ये कभी कोई जनसंघ का व्यक्ति न माने। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है, उनके शब्द थे कि बड़ी विडंबना है कि सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता एक पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कुछ दल हैं जो कहते हैं कि इसको अगर अस्पृश्य तुमने नहीं माना तो तुम पाप करते हो, इसीलिए तुम इसको अस्पृश्य मानो। मैं एडीएमके को, डीएमके को, कम्युनिस्ट पार्टी को, मुस्लिम लीग को, किसी को भी हम अस्पृश्य नहीं मानते, किसी को अस्पृश्य नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस समय देश की राजनीति जिस स्थान पर पहुंची है उसमें से यह जो कल्पना कांग्रेस पार्टी करती है ना कि हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
उत्तर प्रदेश में क्या हाल है तुम्हारा, बिहार में क्या हाल है। आज अगर बिहार लालू प्रसाद जी आपके साथ हैं तो केवल इस कारण है कि कुछ ऋण चुका रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं, अभी आपने उनको बचाया, अन्यथा उनका कोई मेल नहीं आपके साथ। वो कोशिश करेंगे कि आपका तिल भर भी वहां कुछ ना हो, और उनको पता है कि वहां कुछ है नहीं आपका, इसलिए आपका साथ दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी को थोड़ी सी चिंता है, सपा को थोड़ी सी चिंता है, वो क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसी आपकी दुर्गति है उसके आधार पर यह कल्पना करना कि आपको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये कोरी कल्पना है, कुछ नहीं होना है उससे। हां, इससे अच्छा होता कि आप ये सबको साफ कहते कि आज से 6 महीने पहले तो हम सोचते थे कि ये सरकार लोकप्रियता अर्जित कर, ये बदनाम हो रही है, ये सरकार जो है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। लेकिन पिछले इन 3-4 महीनों में जिस प्रकार से उन्होंने लाहौर की बस यात्रा की, जिस प्रकार का बजट पेश किया, जिस प्रकार से बिहार के बारे में काम किया, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कदम उठाए, जिस प्रकार से यह स्थिति ला करके खड़ी कर दी कि वर्ल्ड बैंक को कहना पड़ा कि इंडिया इज नाउ द मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन इन दिस रीजन। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि इस बार इस रीजन में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से 80% भारत में हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये सारी चीजें देख करके आपको लगा कि ये तो धीरे धीरे करके स्थिति बदल रही है, और इसीलिए अगर ये सरकार चलने लगी तो सरकार 2-4 महीने में ऐसी स्थिति कर लेगी कि जब आंध्र और कर्नाटक के चुनाव आएंगे तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, और इसलिए जितनी जल्दी इसको गिरा सको उतना अच्छा है। और आपको सबको कहते हैं कि आप चाहे आप सरकार बना लो, हम सरकार बना लें, कोई सरकार बना ले, कोई न कोई सरकार बननी चाहिए। इनकी नियत है कि ये सरकार जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव हो, ये इनकी नियत है। इस नियत को पहचानना चाहिए, और नियत को पहचान करके मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। इनको कहिए कि या तो आप विकल्प प्रस्तुत करिए, और आज चुनौती दी है प्रधानमंत्री ने, आप विकल्प बताओ कि क्या करना चाहते हैं। वैसे वो विकल्प साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुमत संख्या में आज भी इस तरफ है, और वो बहुमत शीघ्र प्रमाणित होगा, कल होगा, परसों होगा, ये तो अध्यक्ष पर निर्भर है। मैं समझता हूं मैंने कुछ बातें नहीं कही हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारे अन्य सहयोगी इन बाकी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे जिनका जिक्र शरद पवार ने किया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं सभी से, मैं कांग्रेस से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता, मार्क्सिस्टों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता, लेकिन बाकी सबसे मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार करिए कि क्या यह उचित होगा। मैं नहीं करता, मार्क्सिस्टों से तो मैं करता ही नहीं, थोड़ी बहुत सीपीआई से करता हूं, थोड़ी बहुत सीपीआई से करता हूं, वो कभी कभी समझदारी की बात करते हैं। बाकी कांग्रेस की तो दयनीय स्थिति है, उनको You are against principled politics. इनकी स्थिति जो है वो मैं समझ सकता हूं, अच्छी तरह से समझ सकता हूं, जिसके कारण अब विपक्ष के नेता हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप पुनर्विचार करिए। इस पर पुनर्विचार आप कर सकते हैं कि जो अप्रोच आज से 6 महीने पहले आपने अपनाया था और जिसकी प्रतिध्वनि हमको आपके पचमढ़ी के प्रस्तावों में मिली थी, उसमें कुछ सूझबूझ लगती थी, कुछ बुद्धिमत्ता लगती थी। उस आधार पर आप चलेंगे तो शायद आप देश के लिए अधिक योगदान कर सकेंगे। जो इस समय की नेगेटिव पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं वह देश के लिए तो अहितकर है, आपकी पार्टी के लिए भी अहितकर है। मैंने जो बात बिहार के समय में कही थी, बिहार के समय में मैंने कही थी, मैंने कहा था कि बिहार में आप लालू जी की सरकार को वापस बिठा रहे हैं तो वह बिहार के लिए अहितकर होगा, मेरी पार्टी के लिए लाभकारक होगा। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि मेरी पार्टी का अहित करते हुए भी आप बिहार का भला करें, देश का भला करें। उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूं कि पुनर्विचार करिए। शरद पवार ने कुछ भी कहा हो, अगर आज शिवशंकर फैसला कर लें नहीं आज हम वाजपेयी जी की सरकार का समर्थन करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। इनका वजन ज्यादा है, शरद पवार का वजन नहीं, वो तो औपचारिक, वो तो
औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता हैं, असली तो ये है। और अगर ये असली जो है वो अगर बात अपनी कह दे तो शायद सारा वातावरण बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत जोरदार ढंग से वाजपेयी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि उसका समर्थन करें। बहुत बहुत